हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल कैलकुलस में अब हम लोग फॉर्मली डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन हो एफ एक्स डी एक्स और इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल एफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होता है। और ये कैपिटल एफ क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेंड। इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं या प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो ये तो हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की कहानी। अब अगर इसी इंटीग्रेशन को हम लोग बिटवीन टू लिमिट्स, लोअर लिमिट मान लेते हैं कि a है और अपर लिमिट b है, अगर इन दोनों लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है, इस साइड भी आपको लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b लगाना पड़ता है। और इस साइड राइट हैंड साइड में लिमिट्स लगाने का मतलब ये है कि ये जो आपने फंक्शन निकाला है ना एफ एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू फाइंड करिए एट b माइनस इसकी वैल्यू एट a। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये करिएगा तो हो जाएगा एफ बी प्लस सी तो रहेगा ही, फिर माइनस एफ ए माइनस सी हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग फाइंड करते हैं फ्रॉम लिमिट ए टू बी तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल एफ की वैल्यू एट बी माइनस कैपिटल एफ की वैल्यू एट ए। तो ये जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम आ गया ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कौन कौन से होते हैं। एक तो ये फॉर्म होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का एक दूसरा भी फॉर्म होता है जो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। तो ये तो हुआ डेफिनेट इंटीग्रल की कहानी, जिसको मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी बता दिया था। अब डेफिनेट इंटीग्रल का दो और रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो होता है कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को एज लिमिट ऑफ सम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। और दूसरा ये होता है कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग एरिया अंडर द कर्व उससे भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए ये स्मॉल एफ फंक्शन है जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप a से लेकर के b तक इस लिमिट तक इंटीग्रेट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि इस कर्व के नीचे ये जो पूरा एरिया हो गया ना, जिसको मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ये होगी कैपिटल एफ b माइनस कैपिटल एफ a। ये तो हुआ अगर आप a से लेकर के b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो। लेकिन मान लीजिए कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं a से लेकर के x तक, जैसा कि इसमें दिखा रखा है ना कि आपने इंटीग्रेशन किया है फ्रॉम a टिल x। तो जो फंक्शन आपको मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद, अब यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग t कर देते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़, ये क्या हुआ, x पे डिपेंड करता है, करना भी चाहिए। तो ये जो चीज़ हुआ इंटीग्रल फ्रॉम a टू x एफ टी डी टी, ये एक x का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ये वाला एफ एक्स माइनस एफ ए। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे अगले लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे, जब हम लोग बताएंगे कि ये जो एरिया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा। ये सब कहानी अगले लेक्चर में जब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स या एफ टी डी टी, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आप कुछ भी रखिए। ये तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी समझाया था ना कि ये जो x है या जो t है वो क्या होता है, डमी वेरिएबल होता है। आप कुछ भी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ एफ एक्स क्या हो जाता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ दैट फंक्शन। और अभी जो मैंने डमी वेरिएबल वाली बात बताई उसका मतलब ये है कि आप a से b इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स लिखिए, या आप a से b इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एफ टी डी टी लिखिए। दोनों केस में आंसर क्या होगा, दोनों केस में आंसर तो यही होना है ना, वैल्यू ऑफ f एट b माइनस वैल्यू ऑफ f एट a, एफ बी माइनस एफ ए ही होना है। तो इस इंटीग्रल की भी वैल्यू यही होगी, इस इंटीग्रल की भी वैल्यू यही होगी। आप कोई तीसरा भी वेरिएबल अगर ले लेते हैं a से b, यहाँ पे कर देते हैं f ऑफ u इंटू डी यू, तो तीनों
की वैल्यू क्या होगी, तीनों की वैल्यू बराबर होगी। और किसके बराबर होगी, इस चीज़ के बराबर होगी। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर ये जो वेरिएबल है ना, x हो या t हो या u हो या v w y z कुछ भी हो, उससे इसकी सेहत पे, इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर किस पे डिपेंड करता है, आंसर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इस फंक्शन f पे, क्योंकि जैसा ये फंक्शन f होगा वैसा ही कैपिटल F फंक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि ये कैपिटल F फंक्शन क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव है, छोटे वाले f का एंटी डेरिवेटिव है। तो ये जो इंटीग्रल है वो किस पे डिपेंड करता है, इस f फंक्शन पे, लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे। इन तीन चीज़ के अलावा ये और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आपने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x लिया है या t लिया है या u लिया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर एक इंटीग्रेशन में आपने x यहाँ लिया है तो यहाँ भी dx लेना है। ऐसा मत करिए कि यहाँ पे आपने ft कर दिया और यहाँ पर dx कर दिया, ये नहीं अलाउड है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो t को x के टर्म्स में चेंज करिए या dx को dt बनाइए। तो जो भी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन रखिए वो एक ही रखिए, यहाँ अगर x तो यहाँ भी x, यहाँ अगर t तो यहाँ भी t। तो इसीलिए इंटीग्रेशन में ये जो वेरिएबल होता है इसको कहते हैं डमी वेरिएबल। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप a से b के बदले b टू a इंटीग्रेट कर देते हैं सेम फंक्शन f(x) dx को, तो आपको क्या मिल जाएगा, सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल F a माइनस कैपिटल F b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a। सिंपल है ना, हमने बस उसको माइनस को बाहर निकाला तो ये हो गया। और ये चीज़ क्या है, एफ बी माइनस एफ ए है ये, तो ये हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर बना देते हैं, तो उस इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो देखिए इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए एफ एक्स डी एक्स ये किसके बराबर हो गया, माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये सब चीज़ बहुत ही सिंपल है, जहाँ भी आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को पलटना हो, रिवर्स करना हो, तो सीधे आप एक माइनस लगाइए, आगे बढ़िए। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको ए से बी इंटीग्रेट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ए से सी तक इंटीग्रेट करिए, फिर आप सी से लेकर के बी तक इंटीग्रेट करिए। बिल्कुल सही है। ये क्यों अलाउड है, ये इसलिए अलाउड है क्योंकि अगर आप ए से सी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर सब जगह लिख ही दीजिए, यहाँ भी एफ एक्स डी एक्स, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ए से सी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस ये क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, ये हो जाएगा ना। और जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये एफ ऑफ सी और ये एफ ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा, तो मिला क्या आपको, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वो किसके बराबर हो गया, एल एच एस के बराबर हो गया। तो ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आपको ए से बी तक इंटीग्रेट करना है तो आप कोई भी दूसरा पॉइंट ले सकते हैं सी, और ए से सी तक इंटीग्रेट करिए, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट करिए। और ध्यान रखिए इस प्रूफ में मैंने कहीं भी यूज़ नहीं किया है कि ये जो सी है ना ए और बी के बीच में लाई करता है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये थ्योरम या ये वाला रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब ये वाला पॉइंट सी इंटरमीडिएट पॉइंट हो, ए और बी के बीच में लाई करता हो। ये बिल्कुल गलत है। ये वाला जो पॉइंट सी है वो कहीं भी हो सकता है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी जो है वो ए और बी से बिल्कुल आगे यहाँ कहीं हो सकता है, सी यहाँ भी कहीं हो सकता है, ए और बी दोनों से छोटा भी हो सकता है, सी इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, सी कहीं भी हो सकता है। ये थ्योरम, ये रूल एप्लीकेबल होता है। और सिर्फ एक सी की बात नहीं है, आप चाहें तो इसको बहुत सारे टुकड़ों में बांट सकते हैं। ए से आपने C1 तक इंटीग्रेट किया, फिर आप C1 से C2 तक इंटीग्रेट करिए, फिर आप C2 से C3 तक इंटीग्रेट करिए, फिर लास्ट में आप Cn से B तक इंटीग्रेट करिए। यानी कि एक इंटीग्रेशन जो A से B तक होना है उसको आप डिफरेंट टुकड़ों में बांट सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल रूल है। कहाँ से आया, इस चीज़ से आया। देखिए अगर आप इस इंटीग्रल को 10 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ C1 माइनस एफ ऑफ ए, फिर आ जाएगा एफ ऑफ C2 माइनस एफ ऑफ C1। तो जितने भी बीच वाले टर्म्स होंगे ना, C1 C2 C3, वो सब कैंसल आउट हो जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा,
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बचेगा। तो ये बहुत ही सिंपल रूल है और इसका बहुत ही भयंकर यूज़ होता है, बहुत ही भयंकर उपयोग होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो फंक्शन आपको मिलता है जिसे आपको इंटीग्रेट करना है वो पीस वाइज डिफाइन होता है कि अच्छा इस इंटरवल में ऐसा है, फिर अगले इंटरवल में ऐसा है, फिर उससे अगले इंटरवल में ऐसा है। तो आप उसका इंटीग्रेशन भी हर इंटरवल में अलग अलग करते हैं। तो उस केस में आपको जो पूरा लिमिट है ना ए टू बी, उसको 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट इंटरवल्स में ब्रेक करना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम लिमिट 0 to 1.5। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो डिब्बा फंक्शन है, हम लोग जानते हैं कि कैसा फंक्शन होता है। ये ऐसा बदमाश फंक्शन होता है कि इसके अंदर जो भी बैठा हुआ है ना, इस केस में देखिए एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ बैठा हुआ है, जो भी महाशय बैठे हुए हैं, जब जब ये इंटीग्रल वैल्यूज लेगा उस टाइम पर ये अपना रंग बदल देता है ये फंक्शन। यानी कि एक्स स्क्वायर जब जब इंटीजर होगा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब लिमिट 0 to 1.5 है, तो 0 से 1.5 के बीच में एक्स स्क्वायर इंटीग्रल वैल्यू कहाँ कहाँ लेगा? 0 से स्टार्ट होगा 1 तक, 1 पे इंटीग्रल वैल्यू होगा, ठीक है। उसके बाद 1 से जब आगे बढ़ेगा तो √2 यहाँ पर भी इंटीग्रल वैल्यू लेगा, और √2 से आगे जाकर के 1.5 पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, इन 3 अलग अलग इंटरवल्स में करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ करना पड़ेगा? पहले भाई 0 से 1 तक करो, तो डिब्बा फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसका इंटीग्रल प्लस करो। उसके बाद 1 से लेकर के √2 तक, फिर करो √2 से लेकर के 1.5 तक। और हम लोग जानते हैं कि ये जो डिब्बा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हर इंटीग्रल वैल्यू पे जहाँ जहाँ इस डिब्बे के अंदर जो चीज़ बैठा हुआ है उसकी इंटीग्रल वैल्यू होती है, ये अपनी वैल्यू चेंज कर देता है, अपना रंग बदलता है। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। तो इसका इंटीग्रल 0 से 1 तक करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 से लेकर के √2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 dx कर दो। और √2 से लेकर के 1.5 के बीच में क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 dx कर दीजिए। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पहला हो गया √2 - 1 × 1, यानी कि हो जाएगा √2 - 1, प्लस ये हो जाएगा 2 × 1.5 माइनस √2। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 माइनस √2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान में रखना था कि ये जो फंक्शन है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट वैल्यूज लेता है। तो आप इंटीग्रेशन को अलग अलग इंटरवल्स में ब्रेक कर दीजिए, पहले 0 से 1, फिर 1 से √2, फिर √2 से 1.5। अब ये जो क्वेश्चन है आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर का हो या एक्स का हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होता है। जहां पर भी इस डिब्बा के अंदर वाला वैल्यू इंटीजर बन जाए तो वहां पर तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, √2 पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और आगे अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो √3, √4, √5 सब पर डिसकंटिन्यूअस होता है। यानी कि ये जो इंटीग्रेंड है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन फिर भी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि इंटीग्रेशन करने के लिए इस फंक्शन f का कंटिन्यूअस होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको fx dx को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम लिमिट a to b, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि fx जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हो। हाँ, लेकिन ये ध्यान जरूर रखिए कि इसके जितने भी डिसकंटिन्यूटीज़ हो ना, वो फाइनाइट नंबर होने चाहिए। यानी कि ये जो इंटीग्रेंड फंक्शन है, ऐसा फंक्शन हो कि अगर इसमें डिसकंटिन्यूटीज़ हैं तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो। यानी कि ये फंक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट 10, 15, 1000, 20000, 10000 उन पॉइंट्स पर ही डिसकंटिन्यूअस हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मैंने ये बताया कि कोई फंक्शन तब भी इंटीग्रेबल रहता है
अगर इसमें जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज़ डिसकंटिन्यूअस, अगर वो फाइनाइट हो, यानी कि 10, 20, 15, 25 उन सभी पॉइंट्स पर वो डिसकंटिन्यूअस हो, बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो, और साथ ही साथ ये जो फंक्शन है ना बाउंडेड हो। ऐसा नहीं हो कि किसी एक जगह पर अगर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, इनफाइनाइट टाइप का हो जाए। यानी कि अगर इंटीग्रेंट फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड हो और पीस वाइज कंटिन्यूअस हो तो आप उसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि एफ एक्स इसका मॉडुलस इज लेस देन सम कैपिटल एम, यानी कि ये जो इंटीग्रेंट है ना बाउंडेड है, उसका मॉडुलस वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर से कम है, तो इसको कहते हैं बाउंडेड फंक्शन। और पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, फिर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर आगे जा कर के फिर वो कंटिन्यूअस हो गया, फिर किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, फिर आगे जा कर के कंटिन्यूअस हो जाए, तो इसको कहते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन बाउंडेड और पीस वाइज कंटिन्यूअस हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हुआ कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी इंटीग्रेबल। लेकिन क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। जैसा मैंने अभी बताया ना कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है और पीस वाइज कंटिन्यूअस है तो वो 100% इंटीग्रेबल होगा, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है उस फंक्शन को इंटीग्रेट करने से। तो ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट कंडीशन है। लेकिन क्या ये कंडीशन नेसेसरी है? अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया, +2 लेवल पे आपको ये सब चीज़ें नहीं जाननी है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक मैं बता देता हूँ कि ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं अजीबो-गरीब टाइप के जो इस कंडीशन को अगर नहीं भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो भी वो हो जाते हैं इंटीग्रेबल। लेकिन फॉर योर लेवल आप सिंपल ये समझ के रहिए कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, पीस वाइज कंटिन्यूअस है। पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि जितने पॉइंट्स जहाँ जहाँ वो डिसकंटिन्यूअस है उन सारे पॉइंट्स का नंबर फाइनाइट है, 10, 20, 30, 40, 50, बस उतने पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्योंकि जो मैंने अभी थ्योरम बताया ना कि आप इंटीग्रेशन को डिफरेंट इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं। आपने A से C1 तक इंटीग्रेट किया, फिर आप C1 से C2 तक इंटीग्रेट करिए, फिर आप C2 से लेकर के फाइनल पॉइंट मान लीजिए कि B है वहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अगर वो फंक्शन C1 पे या C2 पे डिसकंटिन्यूअस भी हो जाए तो भी आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ना ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन आपको दिखाता है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट और उसके अगल बगल में कितनी है। तो उस पॉइंट पे अगर वो डिसकंटिन्यूअस भी हो जाए तो एज लॉन्ग एज इट इज़ बाउंडेड, यानी कि वो इनफाइनाइट वगैरह नहीं हो रहा है, तो भी आपका काम चल सकता है, वो फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि फंक्शन को इंटीग्रेट होने के लिए उसका कंटिन्यूअस होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो पीस वाइज कंटिन्यूअस हो और बाउंडेड हो तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमें एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है बिटवीन लिमिट्स a टू b, और ये इंटीग्रेंट कुछ ऐसा बदमाश सा है कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में हमने क्या समझाया था? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आप इस x वेरिएबल को दूसरे किसी वेरिएबल मान लेते हैं कि t में चेंज कर देते हैं यूजिंग दिस रूल, यूजिंग दिस फंक्शन x इज इक्वल टू ut। ठीक है, तो जो इंटीग्रेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। ये चेंज होकर के क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा f ऑफ ut। बिल्कुल सही। अब आप क्या करिएगा? dx, तो dx क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा u प्राइम t इंटू डी टी, ये भी हो जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा? f ऑफ ut इंटू डी एक्स की जगह लिखिएगा u प्राइम t इंटू डी टी लिखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को x से चेंज कर दिया है t में, तो क्या करना पड़ेगा? f को लिखना पड़ेगा t के टर्म्स में, तो ऐसा कुछ फंक्शन हो जाएगा, और dx को भी लिखना पड़ेगा dt के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा u प्राइम t इंटू डी टी। और साथ ही साथ क्योंकि आपने वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को x से चेंज कर दिया है t में, तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी चेंज होगा। ये जो लिमिट दे रखा है a और b किसके टर्म्स में है? x के टर्म्स में। यानी कि अगर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था x के टर्म्स में तो लिमिट है a, यानी कि x इज इक्वल टू a
से x इजिकल टू b तक इंटीग्रेशन हुआ। अब क्या हो गया, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है t के टर्म्स में, तो जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ से देख लीजिए इस रूल से, ये रूल आपको बता रहा है ना कि a इज इक्वल टू यू टी, यानी कि उस टाइम पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इस u फंक्शन को इन्वर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा u इन्वर्स a, बिल्कुल सही है। उसी तरह अपर लिमिट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब b होगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इन्वर्स b, तो ये दोनों चीज़ इक्वल हो गए। तो आप इस इंटीग्रल को x के टर्म्स में फाइंड करिए तो लिमिट a से b होगा fx dx। अगर आप सेम इंटीग्रल को t के टर्म्स में फाइंड करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा और इंटीग्रेंड के अंदर x के बदले t आ जाएगा, f ऑफ यू टी इंटू यू प्राइम टी इंटू डी टी। अब ये देखने में बिल्कुल खूंखार सा लगता है कि ये कितना लंबा चौड़ा और डरावना सा फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि ये थ्योरी में बता रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। सिंपल इसका जब कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है ये। इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको माइनस a से a तक इंटीग्रेट करना है एक फंक्शन fx dx को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप माइनस a से 0 तक इंटीग्रेट करिए, बिल्कुल सही, फिर आप 0 से a तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो माइनस a से 0 तक किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, fx dx को, और यहाँ भी क्या हो जाएगा fx dx, ठीक है। अब आप इस फर्स्ट इंटीग्रल में यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें क्या चेंज करते हैं, हम लोग x को लिख देते हैं x इजिकल टू माइनस टी, बहुत अच्छा। तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा माइनस dt। अब लिमिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो जब x की वैल्यू माइनस a है तो t क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और जब x की वैल्यू 0 है तो t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस टी इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो पहला इंटीग्रल देखिए चेंज होकर के ये बन गया। ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। बस इस फर्स्ट इंटीग्रल में हमने x की जगह माइनस टी कर दिया है, तो f ऑफ माइनस टी इंटू डी टी हो गया। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस a है तो यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, साथ में ये माइनस है। और अभी हमने बताया था कि माइनस का मतलब ये होता है कि आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि इस माइनस को अगर हम लोग हटा दें तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। अपर अभी 0 है तो इसको लोअर कर देंगे और a को अपर कर देंगे। माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटा करके प्लस कर देते हैं, लोअर लिमिट हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा a। लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया a। और ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने ये फर्स्ट इंटीग्रल जो है ना उसी के साथ सारा मैनिपुलेशन किया है। सेकंड तो बेचारा चुपचाप से अलग बैठा हुआ है, इसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो फर्स्ट के साथ मैंने ये मैनिपुलेशन किया तो हमें ये मिल गया। ये इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अंदर में t हो या x हो या u हो या v हो, सबके सब तो डम्मी होते हैं, यानी कि इस t को मैं हर जगह हटा करके x के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस इंटीग्रल को हम लोग ऐसे लिख दें, 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया कि पहला इंटीग्रल ये हो गया 0 से a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और दूसरा इंटीग्रल क्या था, 0 टू a f ऑफ x dx। यानी कि ये जो इंटीग्रल था ये वाला चीज़, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ। इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0 से a, दोनों केस में था, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये समझ में आया सबको। हमें इंटीग्रेट करना था कहाँ से कहाँ तक, माइनस a से a तक f dx को। आप माइनस a से a तक इंटीग्रेट करिए या उसके बदले आप 0 से a तक करिए, लेकिन fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स कर दीजिए। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो थियरम है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन का इसका प्रूफ है। ये दुनिया के हर तरह के फंक्शन के लिए ट्रू होता है, चाहे वो फंक्शन ऑड हो या इवन हो, कुछ भी हो, या ऑड इवन में से कुछ नहीं हो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना जो ना तो ऑड होते हैं ना इवन होते हैं। तो ये जो रूल अभी हमने लिखा है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फ्रॉम माइनस a टू a, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a ऑफ fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स dx। ये दुनिया के हर फंक्शन के लिए ट्रू होता है। अब अगर फंक्शन जो है वो अगर इवन हो जाए, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, ये इवन फंक्शन होता है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स,
तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स के बदले एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में होगा ये कि ये जो माइनस ए टू ए एफ ऑफ डी एक्स है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आपने देखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो इस एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स कर दीजिए। एफ एक्स प्लस एफ एक्स हो गया 2 टाइम्स एफ एक्स, यानी कि माइनस ए टू ए एफ डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये कब होता है, अगर वो फंक्शन एफ इवन फंक्शन हो तो। बहुत सिंपल रूल है, दुनिया के हर बुक में मिल जाएगा और ये चीज़ तो हर बच्चे को भी समझ में आ जाता है, ठीक है। और इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा कि अगर वो फंक्शन ऑड हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ऑड वाले केस में क्या हो जाएगा, ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स है ये इसका उल्टा है, यानी कि दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, अंडा 0। तो जब इंटीग्रेंड ही 0 हो गया, अंडा हो गया, तो 0 से लेकर के a तक या किसी भी लिमिट में आप 0 को इंटीग्रेट करिएगा तो आपको तो अंडा ही मिलना है ना। तो उस केस में इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि अगर f ऑड फंक्शन हो तो ये हो जाता है, f अगर इवन फंक्शन हो तो ये 2 टाइम्स हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड रूल है, हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये सब जो डबल और 0 वाला रूल लग रहा है, ये किस केस में लग रहा है, जब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ए से ए के बीच में है, यानी कि 0 इसके बीचों बीच सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। अगर मान लीजिए कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से है 4 to 6 और इसमें एफ एक्स डी एक्स दे रखा है और f मालूम है कि ऑड फंक्शन भी है, तो भी आप 0 नहीं कह सकते हैं कि 0 होगा। तो ये चीज़ कब हो सकता है, जब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ए से ए के बीच में हो, यानी कि 0 जो है वो उस इंटरवल के बीचों बीच सिचुएटेड हो, तभी ये रूल लगता है। तो मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है रूट कॉस एक्स ln 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन का लिमिट है माइनस हाफ टू हाफ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू सीधा 0 होगी। क्यों 0 होगी, ये देखिए ln 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये ऑड है या इवन है, ये पता करना बहुत ही आसान है। ln 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स ये एक ऑड फंक्शन है। आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू ln 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ln में माइनस करने का मतलब है उल्टा हो जाना, दिस इज इक्वल टू माइनस ln 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी कि ये ln वाला प्राणी तो ऑड है, लेकिन ये रूट अंडर कॉस एक्स ये तो इवन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है। तो जो पूरा का पूरा इंटीग्रेंड है ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन, ये इवन और ये ऑड, तो इवन इंटू ऑड मिलकर के ऑड बनते हैं। तो अगर ये इंटीग्रेंड पूरा का पूरा आप लेंगे, इसको अगर हम लोग जी एक्स मान लें पूरे इंटीग्रेंड को, तो जी एक्स ये हो गया, तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ माइनस एक्स करने जाइएगा तो रूट कॉस माइनस एक्स सेम रहेगा, ये लेकिन ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा इसके कारण, तो ये हो जाएगा माइनस जी एक्स। यानी कि ये जो इंटीग्रेंड है ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल फ्रॉम माइनस हाफ टू हाफ ये 0 हो जाएगा। अब ये फंक्शन ऑड है, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये फंक्शन है क्या, इसको थोड़ा सा अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं तो ये बेसिकली ऐसा है ln 1 माइनस एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स, ये हो गया ना। तो आप एक चीज़ ध्यान से समझिए कि दुनिया का कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके का हो, जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, दुनिया का कोई भी फंक्शन जी हो, उस जी फंक्शन से आप ऐसा कोई फंक्शन बनाते हैं जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाता है, वो ऑड होता है। आप चेक कर लीजिए, आप जी में कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, इस जी की जगह कोई भी फंक्शन ले लीजिए, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन, वो ऑड हो या इवन हो या उन दोनों में से कुछ नहीं हो, कैसा भी फंक्शन हो, जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स करिएगा तो ये हमेशा आपको ऑड फंक्शन मिलेगा। यहाँ भी देखिए, अगर आप जी एक्स को ये मानते हैं ln 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ माइनस एक्स, तो जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, यानी कि ये पूरा चीज़ क्या हो गया, ये पूरा चीज़ हो गया ऑड फंक्शन। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया का कोई भी फंक्शन
अगर इस फॉर्म में लिखा गया है gx माइनस जी ऑफ माइनस एक्स तो वो ऑड होना ही होना है। उसी तरह इससे मिलता जुलता कंडीशन होता है कि दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, अगर आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं gx प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या होगा, ये इवन होगा। आप दुनिया का कोई भी फंक्शन g उठा लीजिए, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये इवन फंक्शन होना ही होना है। और ये जो ऊपर वाला है ये ऑड फंक्शन होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। अब इस ऑड फंक्शन के चक्कर में ही मैं छोटे छोटे 2 रूल्स आपको बताता हूँ। इफ़ f इज एन ऑड फंक्शन देन gx कैसे डिफाइन किया है, इंटीग्रल a टू x एफ टी डी टी इज एन इवन फंक्शन। यानी कि अगर f ऑड फंक्शन है, ये इंटीग्रेंड ऑड है, तो इसका इंटीग्रल फ्रॉम a टू x जो एक नया फंक्शन बना gx, ये इवन होगा। इसको प्रूव करना 2 लाइन का काम है, मैं प्रूव कर देता हूँ। हमें प्रूव करना है कि ये g इवन फंक्शन है, तो हम लोग देखते हैं कि भाई g ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। g ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा a से माइनस एक्स तक इस एफ टी डी टी का इंटीग्रल। अब ये इंटीग्रल है a से माइनस एक्स तक, इसके लिमिट को हम लोग ब्रेक कर दें ऐसे, a से माइनस ए प्लस माइनस ए से माइनस एक्स, ऐसे कर सकते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें दे रखा है क्वेश्चन में a से माइनस एक्स तक इंटीग्रेट करने के लिए, मैं करता हूँ a से माइनस ए तक इंटीग्रेट एफ डी टी को, डी टी नहीं लिख रहा हूँ ताकि कम स्पेस लगे, प्लस यहाँ से कर सकते हैं माइनस ए टू माइनस एक्स एफ ऑफ टी डी टी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, a से माइनस ए तक इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी क्या होगा, f है ऑड फंक्शन, तो a से माइनस ए तक इंटीग्रेट करने पे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ए से 1, 0 इसके बीच में लाई करता है, तो ये पहला टर्म तो भाई गया तेल लाने, भगाओ इसको यहाँ से। तो g ऑफ माइनस एक्स क्या बचेगा, g ऑफ माइनस एक्स बचेगा, सिर्फ ये चीज़। अब इस चीज़ में आप देख रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हो क्या गया है कि यहाँ माइनस ए आ गया है, यहाँ माइनस एक्स आ गया है, और हमें देखना है कि ये g ऑफ माइनस एक्स इस gx से मिलता जुलता है कि नहीं। इस gx में सब जगह a था, x था, तो क्यों ना हम लोग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को ही चेंज कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग एक नया वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं कि t इज इक्वल टू माइनस वाई कर देते हैं। तो नए वेरिएबल के टर्म्स में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब माइनस ए है t तो y क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव यानी कि a, और जब माइनस एक्स है t तो y क्या हो जाएगा x। t और y में क्या रिलेशन है, t इज इक्वल टू माइनस वाई, तो अगर t है माइनस ए तो y होगा a, अगर t है माइनस एक्स तो y होगा x। ये आ गया। dt की जगह करिए माइनस डी वाई, तो एक माइनस को भाई बाहर निकालो, और f ऑफ t है तो हो जाएगा f ऑफ माइनस वाई इंटू डी वाई। ये समझ में आया। इस माइनस को अगर हम लोग अंदर लिख दें तो देखिए क्या होता है, चलो भाई माइनस तुम्हारा बुलावा आ गया है, तुम चलो तो ज़रा अंदर, ये हो गया माइनस एफ ऑफ माइनस वाई। अब इस f की क्या खासियत है, ये ऑड फंक्शन है, यानी कि f ऑफ माइनस वाई क्या होता है, माइनस एफ ऑफ वाई, सभी लोग जानते हैं। यानी कि माइनस एफ ऑफ माइनस वाई क्या हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ वाई। यानी कि इस चीज़ को, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैथमेटिकल जगलरी ही केवल है, प्लस माइनस करते रहना है। तो ये सब चीज़ों से आप थोड़ा सा कन्वर्जेंट हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस तरह का बहुत चलता है कि कभी हम लोग t से x में चले जाते हैं, x से y में चले जाते हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ करा रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया सबको। हमारे पास अभी क्या दे रखा है, दे रखा है ये माइनस f ऑफ माइनस वाई। अब क्योंकि f एक ऑड फंक्शन है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा f ऑफ y के बराबर। तो भाई यहाँ से तुम हट जाओ और f ऑफ y को आने दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ y डी वाई। अच्छा, ये y यहाँ पर क्या कर रहा है, y तो डमी है, तो y की जगह आप t लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो मैं इस डमी y को हटा करके t लिख देता हूँ। अब ये मत कंफ्यूज करिए कि सर ये तो y जो है वो माइनस t के बराबर है, ये वाला जो t है वो एक अलग t है, क्योंकि ये सब तो डमी वेरिएबल है ना। जब आपको एक वेरिएबल से दूसरे में चेंज करना हो तब ये सब रूल का ध्यान रखना होता है कि t इक्वल टू माइनस वाई हुआ तो dt ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अगर आप पूरा चेंज कर देते हैं, यानी कि हर जगह जहाँ जहाँ y लिखा है हर जगह अगर t कर देते हैं एफ टी डी टी, तो कोई आपको ये सब अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह अगर आप एफ ऑफ यू डी यू कर देते हैं तो धड़ल्ले से कर दीजिए, तो हो जाएगा एफ ऑफ टी
डी टी। यानी कि फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया इतनी मशक्क़त के बाद कि जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। अब दिस थिंग है क्या, ये तो जी एक्स के बराबर है, यानी कि g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, यानी कि g क्या हो गया, g हो गया g का जंजाल इवन फंक्शन। वैसे g का जंजाल नहीं है, इवन फंक्शन तो बहुत ही अच्छे प्यारे से फंक्शन होते हैं। तो g ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, gx, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि अगर इंटीग्रेंड ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल फ्रॉम a टू x, ये जो gx है वो एक इवन फंक्शन होगा। अब इसी का एक उल्टा रूल भी होता है कि अगर इंटीग्रेंड इवन फंक्शन है, इफ़ ft इज एन इवन फंक्शन देन gx इज इक्वल टू 0 टू x ft dt इज एन ऑड फंक्शन। ध्यान रखिए यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, पिछले वाले रूल में लोअर लिमिट a था, यानी कि अगर ft इवन है तो gx ऑड फंक्शन तभी होगा जब आप 0 से x के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप a से लेकर के x ft dt इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो gx फंक्शन बना, क्या ये ज़रूरी है कि ऑड होगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ये तभी ऑड हो सकता है जब 0 से लेकर के a तक का जो इंटीग्रल है ना ft dt, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तभी ये वाला चीज़ ऑड होगा। लेकिन ये जो है ना gx इजकल टू इंटीग्रल 0 टू x ft dt, ये हमेशा ऑड होगा अगर ft इवन फंक्शन है। तो इसको भी जल्दी से प्रूफ कर दें, क्या कर देते हैं। हमें प्रूफ करना है कि gx ऑड फंक्शन है, तो देखते हैं कि g ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। g ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 टू माइनस एक्स ft dt, बिल्कुल सही है। अब हम लोग एक नया वेरिएबल लेते हैं, t इजकल टू माइनस वाई कर देते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें यही सब चीज़ चलता है, वेरिएबल चेंज करिए अपने आप कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो t इजकल टू माइनस वाई करने से क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू माइनस डी वाई तो होना ही है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब t 0 है तो y भी 0 होगा, और जब t माइनस एक्स है तो y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ft क्या हो जाएगा, ft की जगह डालिए यहाँ पर f ऑफ माइनस वाई, और dt की जगह डालिए माइनस डी वाई, तो यहाँ कर दीजिए माइनस f ऑफ माइनस वाई डी वाई। अब हमें दे रखा है कि ये जो f है वो इवन फंक्शन है, यानी कि f ऑफ माइनस वाई किसके बराबर होगा, f ऑफ माइनस वाई बराबर हो जाएगा f ऑफ y के। क्यों होगा, क्योंकि ft इवन फंक्शन है। तो f ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी कि यहाँ पर हम लोग f ऑफ माइनस वाई की जगह f ऑफ y लिख सकते हैं, f ऑफ y डी वाई। और इस माइनस को भी उठा करके बाहर कर देते हैं क्योंकि इसका अभी कोई यूज़ है नहीं। अब ये y क्या है, y तो डमी वेरिएबल है, तो हर जगह हम लोग y को हटा करके t के टर्म्स में लिख दें, बिल्कुल लिख दीजिए। तो इंटीग्रेंट क्या हो जाएगा, f ऑफ t dt, यानी कि ये g ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 0 टू x ft dt। अब ये 0 टू x ft dt क्या है, देखिए तो क्या है, ये gx के बराबर है, यानी कि इस पूरे जिसको मैंने ग्रीन से घेरा है इसको मैं gx लिख दूँ, कोई रोक टोक बिल्कुल नहीं, तो लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर माइनस भी आएगा, बिल्कुल सही बात है, तो हो जाएगा माइनस g ऑफ x। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि g ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस जी एक्स। इसका मतलब जी एक्स क्या हो गया, इन दोनों को देख करके क्या लग रहा है कि जी एक्स हो गया ऑड फंक्शन। यानी कि अगर एफ टी इंटीग्रेंड इवन फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x ऑड फंक्शन हो जाता है। तो ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको बस कलाकारी सिखाने के लिए मैंने दिखा दिया, और इन रूल्स पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि gx ऐसा फंक्शन है इंटीग्रल 0 टू x ln 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी dt, तो बताओ तो ये gx ऑड फंक्शन होगा या इवन होगा। ये इंटीग्रेंड जो है अंदर में ln वाला क्या है, ये हम लोगों ने अभी देखा ही था, ये होता है ऑड फंक्शन। अब ये अगर ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x, ये gx क्या होगा, ये gx हो जाएगा इवन फंक्शन। तो क्योंकि इंटीग्रेंड ऑड फंक्शन है इसलिए इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x gx, ये हो गया इवन फंक्शन। तो बच्चों अभी तक जो मैंने आइडिया, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड ये 10 प्रॉब्लम का सेट है। बहुत ही गिजबिजा गया है लेकिन आप प्रॉब्लम आसानी से देख सकते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद से सॉल्व करिए। हर प्रॉब्लम में आपको ये डिब्बा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो दे रखा है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और साथ में ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर,
इन दोनों का भरपूर यूज़ करता हुआ ये क्वेश्चन सेट है। मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि आप जेई मेंस हो या जेई एडवांस्ड हो, उसमें आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन में या लिमिट्स में भी ये जो डिब्बा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो टॉपिक है, इससे खूब सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद से अटेम्प्ट करिए। अगले वीडियो में मैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ।